स्वागत है मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हम लोग निबंध की चर्चा कर रहे हैं और निबंध की चर्चा के क्रम में हमने आपको दो निबंध लिखने के लिए दिया था। पहला था कि द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, व्यक्तित्व में बटी नारी। हाँ, और दूसरा क्या था? दूसरा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि दूसरा निबंध आपका ये था कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, यानी कि किसी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में साहित्य किस प्रकार महत्वपूर्ण है या साहित्य की क्या भूमिका है, ये था दूसरा इससे हमारा। ठीक, तो पहले निबंध की चर्चा यानी द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी की चर्चा हमने कर ली थी पिछले वीडियो में, और जिसको आप लोगों ने पसंद किया। आज एक सज्जन हैं जिन्होंने कई मेंस वगैरह लिखा है, उनको अनुभव है, तो उन्होंने मेरा निबंध वाला वीडियो जब देखा तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर वीडियो आपका बहुत अच्छा, कंटेंट आपका निबंध का बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, तो आप लोग भी उससे सीख सकते हैं कि कैसे निबंध लिखा जाता है। एक और निबंध जो दूसरा था कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, उसको भी मैंने आज लिखा और आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। इसको ध्यान से देखिए। इससे पहले हम आप लोगों की कुछ कमियाँ गिनाना चाहेंगे। पहली कमी तो आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी ये है कि आप लोग चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, निबंध दोनों परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और चाहे निबंध हो चाहे मेंस की आंसर राइटिंग हो, दोनों चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप लिखेंगे। तो पहली कमी तो ये है कि आप लोग लिखते ही नहीं हैं। दूसरी कमी ये है जो लोग लिखते भी हैं, मैंने कहा था कि निबंध जब भी लिखिए अपने मूल शब्दों में मौलिक निबंध लिखिए। तो आप लोग मौलिक निबंध लिखने के बजाय कि किसी और के द्वारा लिखे गए निबंध को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये सबसे गलत बात है। आप ये ना समझिए कि आपने जहाँ से कॉपी किया उसको मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से मुझे पता है कि आप लोगों ने कंटेंट कहाँ से उठाया, कॉपी कहाँ से किया। बेशक किसी और का कंटेंट पढ़िए, उससे आप जो है अपने निबंध में उदाहरण शामिल करिए, कोटेशन शामिल करिए, लेकिन किसी के निबंध को हूबहू आप कॉपी मत कीजिए। एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बना के रखिए आप लोग कि जब आप किसी का निबंध कॉपी करेंगे तो जो अनुभवी अध्यापक होगा या अनुभवी एग्जामिनर होगा जो आयोग में आपकी कॉपियाँ चेक करेगा, वो तुरंत पकड़ जाएगा, तुरंत जान लेगा कि आपने कहीं से कॉपी करके लिखा है, और तुरंत फिर चाहे जितना बढ़िया आपका मटेरियल होगा लेकिन आपको पूरा नंबर वो कभी नहीं देगा। तो पहली चीज़ तो निबंध आप लोग लिखना शुरू करिए और अपने मूल शब्दों में लिखिए, कहीं से कॉपी करके ना लिखिए। खैर, जिन लोगों ने लिखा वो लोग उन लोगों से बेहतर तो हैं ही कि जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन दोबारा से आप लोग निबंध अपने मौलिक शब्दों में ही लिखने की कोशिश करिएगा, कभी भी कॉपी मत करिएगा। ठीक है, चलिए, चरित्र निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका है ये हमको बताना है। तो यहाँ देखिए दो टर्मिनोलॉजी या दो टर्म हमारे दिमाग में आए हैं, एक चरित्र आया है और एक साहित्य आया है। तो जाहिर सी बात है कि चरित्र निर्माण में साहित्य किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसको वही समझ पाएगा या इसको वही समझा पाएगा जो चरित्र और साहित्य को बेहतर तरीके से जानेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में देखिए हमने चरित्र को सबसे पहले स्पष्ट करने की कोशिश की है कि चरित्र किसी व्यक्ति के गुणों और व्यवहारों का एक समूह होता है। ठीक है, किसी के गुण और व्यवहार जो होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में निहित जो गुण हैं उन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करेगा। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर सत्य का गुण निहित है तो कोई उसको देख रहा हो या ना देख रहा हो, ठीक है, वो ये मानेगा कि ईश्वर देख रहा है या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमें कोई असत्य कोई झूठा काम नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए।
ठीक है। तो इसी विचार से, इसी थिंकिंग से क्या होगा, उसके व्यवहार का निर्माण होगा, और जैसा उसका व्यवहार होगा वैसा ही वो आचरण करेगा। आचरण करेगा तो इसी से उसके चरित्र का निर्धारण होगा। अब किसी के अंदर मान लीजिए लोगों को धोखा देने की आदत है। सपोज करिए कि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप बाइक चला रहे हैं और आपके अंदर हेलमेट पहनने की आदत नहीं है, व्यवहार में नहीं है, ठीक है, हेलमेट पहनने की आदत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब किसी पुलिस वाले को सामने देखेंगे तो हेलमेट पहन लेंगे, और सामान्य समय पे आप हेलमेट हाथ में या बाइक पे लेके घूमेंगे, पहनेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ आपके अंदर सत्य का गुण निहित नहीं है, ठीक है, बल्कि धोखा देने का गुण निहित है। और जब आपके अंदर धोखा देने का गुण निहित है तो आप हमेशा सत्य का पालन कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके बिहेवियर का, आपके चरित्र का एक निर्माण हुआ है, ठीक है। वही यहाँ बताने की कोशिश की गई है। देखिए आगे वैसे दिया है, व्यक्ति के पास मौजूद गुण ही किसी के व्यक्तित्व अथवा चरित्र का निर्धारण करते हैं। अपने पास अथवा स्वयं में निहित गुणों के आधार पर जब कोई व्यक्ति एक सामान्य आचरण या व्यवहार करता है तो हम उसके उस आचरण अथवा व्यवहार को उसका चरित्र मान लेते हैं, ठीक है। चरित्र और स्पष्टता से हम निम्न चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके का चित्र हालांकि जीएस में बनाया जाता है, लेकिन निबंध में भी इसको शामिल किया जा सकता है। मतलब डायग्राम या इस तरीके का चित्र बना देने से क्या हो जाता है कि हम कम शब्दों में अपनी बात को अधिक स्पष्टता से समझा देते हैं। तो वही हमने कोशिश की है कि कम शब्दों में हमारी बात और अधिक स्पष्ट हो जाए। तो चरित्र देखिए विचार, आचरण और व्यवहार का एक क्या है, समन्वय है, एक समन्वित रूप है हमारा चरित्र, ठीक है। आगे देखिए, उपर्युक्त आधार पर चरित्र को समझने से स्पष्ट होता है कि विचार, व्यवहार और आचरण का उपयुक्त मेल ही चरित्र का निर्माण करता है, ठीक। आगे देखिए, चरित्र निर्माण में अनेक तत्व जैसे देश, काल, परिस्थिति, वातावरण, समाज और साहित्य सहायक होते हैं। साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अनेक उदाहरण हमारे देश एवं समाज में विद्यमान है, ठीक है। साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में कैसे महत्वपूर्ण है, आगे इसको हम समझेंगे। देखिए लिखा भी हमने है, साहित्य किस प्रकार चरित्र निर्माण में सहायक होता है। इस तथ्य की चर्चा करने से पहले साहित्य का अर्थ ठीक से समझ लेना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में या किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में साहित्य कैसे महत्वपूर्ण है, इसको जानने से पहले हमको यही जान लेना चाहिए कि साहित्य क्या है, ठीक है। देखिए, जब हम साहित्य के शाब्दिक अर्थ पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है, सा और हित्य, जिसमें सा का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे समाज हो गया, और हित्य का मतलब हो गया हित या भलाई, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ है कि साहित्य उस विधा अथवा उस रचना का नाम है जो समाज के हित की बात करती है, ठीक है। वही देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि स्पष्ट है कि साहित्य उस रचना अथवा विधा को कहा जाता है जो समाज के हित अर्थात भलाई की बात करती है, ठीक है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि समाज से ही साहित्य और चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। साहित्य कहाँ से आता है, साहित्य देखिए जब समाज में लोग होते हैं तो वही क्या करते हैं, साहित्य का निर्माण करते हैं समाज में, ठीक है। समाज में लोग हैं तो वही साहित्य का निर्माण करेंगे, और समाज के लोगों के व्यवहार के आधार पर ही या सामाजिक व्यवहार के आधार पर ही किसी के चरित्र का निर्धारण होता है। तो समाज, चरित्र और साहित्य एक दूसरे से कहीं न कहीं अंतर संबंधित हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे साहित्य क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, एक ये आपने पढ़ा होगा। या
साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। ठीक है, अब प्रतिबिंब और दर्पण में क्या अंतर है इसको हम किसी और वीडियो में स्पष्ट करेंगे। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य वही लिखता है, वही दिखाता है जो समाज में व्याप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, जब समाज में जो व्याप्त है साहित्य वही दिखाएगा, वही लिखेगा, और साहित्य से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है या चरित्र हमारा निर्मित होता है। ठीक है, और चरित्र हमारा साहित्य से भी प्रभावित होता है और समाज से भी प्रभावित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्य, समाज और चरित्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इन तीनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, वही लिखा गया है, वही देखिए लिखा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज, साहित्य और चरित्र कहीं न कहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक है, यहाँ भी हमने एक चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि चरित्र, समाज और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अब प्रश्न यह उठता है कि चरित्र निर्माण में साहित्य किस प्रकार सहायक की भूमिका में रहा। देखिए, हमने चरित्र को समझ लिया क्या है, हमने साहित्य को समझ लिया क्या है। अब हमको ये समझना है कि साहित्य जो है चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभा रहा है या किस प्रकार निभाता है। ठीक है, इसे स्पष्ट किया जाए। अब देखिए, प्राचीन समय से ही किस प्रकार लोगों के अच्छे अथवा बुरे चरित्र का निर्धारण साहित्य के माध्यम से होता रहा है, इसका एक उदाहरण श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की निम्न पंक्ति के माध्यम से दिया जा सकता है। क्या है भाई उदाहरण? देखिए, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। ठीक है, यहाँ पे श्री रामचरितमानस नामक जो साहित्य है उसके माध्यम से गोस्वामी जी मतलब समाज को एक सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को एक चरित्र का आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक चरित्र को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या है कि प्रातः समय जब श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी उठ करके अपने माता पिता और गुरु और बड़ों का सम्मान करते थे, तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि जब वो अपने गुरु के घर पढ़ने के लिए गए तो उनको थोड़े ही समय में सभी महत्वपूर्ण मतलब शिक्षाओं का ज्ञान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या सीख मिल रही है कि अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अगर हम नैतिक आचरण करेंगे, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारा चारित्रिक विकास होगा। ठीक है, वही यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। आगे देखिए, लिखा गया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी जी यह संदेश देते हैं कि हम सबके चारित्रिक पथ प्रदर्शक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र अपने माता पिता और गुरु के प्रति अत्यंत ही विनम्र था। इसी परिणाम स्वरूप उन्हें थोड़ी ही समयावधि में सभी महत्वपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो गया। अर्थात यहाँ श्री रामचरितमानस साहित्य के माध्यम से यह बताने अथवा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा चरित्र श्री राम जी जैसा ही विनम्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि नहीं चरित्र निर्धारण में। अब श्री रामचरितमानस नामक साहित्य के श्री रामचरितमानस नामक जो साहित्य है, इसके माध्यम से ही हम ये जान पा रहे हैं कि भगवान श्री राम जी का चरित्र कैसा था और हमें उनके चरित्र को फॉलो क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चरित्र निर्माण में श्री रामचरितमानस यानी कि साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। श्री रामचरितमानस में ही अहंकारी रावण जैसे दुराचारी का भी चित्रण किया गया है, जिससे हमें बचने अथवा सावधान रहने की सीख मिलती है। तो यहाँ भी देखिए हमारे व्यक्तित्व या हमारे चरित्र निर्धारण में कहीं न कहीं श्री रामचरितमानस यानी साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है। अच्छे और बुरे चरित्र में भेद करना हमको कौन सिखा रहा है? यहाँ पे साहित्य सिखा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं।
आगे देखिए, किसी भी सभ्य तथा स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु अच्छे आचरण और चरित्रवान लोगों का होना आवश्यक हो जाता है। बिना इसके एक सभ्य प्रगतिशील समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसे प्रगतिशील और सभ्य समाज के निर्माण हेतु सच्चरित्रवान लोगों के निर्माण अथवा विकास का काम हमेशा साहित्य करता है या करता रहा है, अभी आप लिख सकते हैं। यदि किसी समाज के लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलेगा तो उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, और यदि बुरा साहित्य पढ़ने को मिलेगा तो उनके अंदर बुरे गुणों का विकास होगा। ठीक है, इसके तमाम उदाहरण हैं। जैसे आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया भी एक मतलब साहित्य पढ़ने का माध्यम है। तो सोशल मीडिया पे जब हम अच्छी चीज़ों को देखते अथवा पढ़ते हैं तो हमारे अच्छे विचार आते हैं, और जब हम गंदी चीज़ों को देखते अथवा पढ़ते हैं तो हमारे गंदे विचार आते हैं। तो साहित्य कहीं ना कहीं हमारे चरित्र को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए आगे लिखा गया है, इसके अनेक उदाहरण हैं, हमारे साहित्य एवं समाज में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब सत्यवादी, अब यहाँ देखिए कैसे साहित्य चरित्र को महात्मा गांधी के प्रभावित कर रहा है उसको देखिए। जब सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक नाटक पढ़ा तो उनके चरित्र में सत्य के लिए ऐसी गहन निष्ठा जागृत हुई कि उन्होंने सत्य को ही अपने चारित्रिक जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। ठीक है, आगे लिखा गया कि साहित्य किसी व्यक्ति को पशुवत व्यवहार से ऊपर उठकर मानवीय एवं नैतिक व्यवहार करने की सीख देता है। इसे और अधिक स्पष्टता से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वर्तनी की दृष्टि से आपको ध्यान देना है कि मैथिली शरण गुप्त लिखना सही होगा, मैथिली, ठीक है, शरण गुप्त लिखना सही होगा, मैथिली नहीं लिखना है आपको। ठीक है, मैथिली नहीं लिखना है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, जब मैथिली शरण गुप्त का नाम लिखेंगे तो। खैर, अब देखिए आगे, गुप्त की निम्न पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी इस पंक्ति के माध्यम से हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल अपने स्वार्थ का भाव रखना या स्वार्थपूर्ण आचरण करना क्या है, हमारे अंदर मतलब पशुवत प्रवृत्ति का विकास करता है या पशुवत चरित्र का प्रभाव डालता है। और अगर हम मनुष्य हैं तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की भलाई के लिए अवश्य मरता है। ठीक है, नहीं, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम मानव रूप में जानवर हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें हमारे आचरण को करने की सीख मिल रही कि नहीं मिल रही है। आगे देखिए, अर्थात यदि कोई व्यक्ति केवल स्वहित को ध्यान में रखकर ही कोई चारित्रिक व्यवहार करता है तो वह मनुष्य रूप में पशु के समान है, और यदि कोई व्यक्ति अपने देश समाज के लोगों के हित को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। मैथिली शरण गुप्त जी की उपर्युक्त रचना हमें मानव चरित्र के पालन का संदेश देती है। किसी साहित्य रचना के अध्ययन से ही हमें अच्छे एवं बुरे के मध्य भेद करने की प्रज्ञा हासिल होती है। ठीक है, यहाँ की जो है नहीं होगा, अब यहाँ प्रज्ञा का मतलब हो गया बुद्धि। ठीक है, उसी आधार पर हम अपने आचरण का निर्धारण कर पाते हैं। प्राचीन समय से ही अनेक साहित्यिक कृतियों के माध्यम से अच्छे एवं बुरे लोगों का चरित्र चित्रण किया जाता रहा है, जिसके आधार पर आने वाली पीढ़ियों को भी आचरण करने की सीख मिलती है। सरदार पूर्ण सिंह अपने निबंध आचरण की सभ्यता के माध्यम से हमें सभ्य एवं भला आचरण करने की सीख देते हैं। वह आचरण की सभ्यता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। ज्योतिषमती का मतलब अधिक प्रभावशाली है, अधिक प्रकाशवान है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर भी वह अपने साहित्य के माध्यम से आचरण के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं।
प्रायः कहा जाता है कि किसी देश अथवा समाज के लोगों का चरित्र जानना हो तो हमें उस देश अथवा समाज के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। स्पष्ट है कि साहित्य किसी भी समाज का प्रतिबिंब होता है। देखिए, साहित्य किसी भी समाज का प्रतिबिंब होता है, इस पर भी निबंध आ चुका है। ठीक है, अर्थात चरित्र निर्धारित करने वाला होता है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध होगा, उस समाज का चारित्रिक विकास भी उतना ही समृद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। हमने मतलब 2-3-4 कृतियों, 2-3-4 रचनाओं के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया कि साहित्य चरित्र निर्माण में भूमिका निभाता है और किस प्रकार निभाता है ये भी स्पष्ट कर दिया। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, निबंध की फिनिशिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा निबंध जब भी लिखें इस तरीके के निबंध, तो निबंध डायनेमिक होना चाहिए, निबंध बहुआयामी होना चाहिए। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल और भविष्य में कैसा मतलब व्यवहार होना चाहिए, ये सब आपके निबंध में स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है। हालांकि इस निबंध को लिखने का कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक दृष्टिकोण नहीं है। हो सकता है कि आप लोग जब इसको लिखें तो मुझसे भी बेहतर लिख ले जाएं, या मैं ही इसको दोबारा लिखूं तो और बेहतर लिख ले जाऊं। इसीलिए कहा जाता है कि लिखना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर नए नए थॉट डेवलप होंगे और जितने बार लिखेंगे उतना बेहतर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष की ओर मैं कैसे गया हूँ। वर्तमान समय में जब संपूर्ण विश्व में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न आदि विभिन्न माध्यमों से धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद, फेक न्यूज आदि का बोलबाला है, जिससे दिनों दिन लोगों का चारित्रिक पतन होता जा रहा है, तो ऐसे में साहित्य की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज भी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकारों की आवश्यकता है, जो अपने लेखों एवं रचनाओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक धार्मिक अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों आदि पर तीखा प्रहार करें, जिससे लोगों के दिनों दिन चारित्रिक पतन को रोका जा सके तथा उनके सच्चरित्र के विकास को एक नई दिशा दी जा सके। तभी तो कहा गया है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। यहाँ आदित्य का अर्थ क्या हो गया, सूर्य हो गया। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। ठीक है, यानी कि एट लास्ट हमने इस कोटेशन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि साहित्य ही अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकता है, या साहित्य की अच्छे चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना इसके सच्चरित्रवान लोगों का या अच्छे लोगों का विकास नहीं हो सकता, अच्छे लोगों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ निष्कर्ष में थोड़ा आप और बेहतर इसको कर सकते हैं। से आधुनिक काल के कुछ लेखकों का जिक्र कर दीजिए कि जो अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के चरित्र को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, या लोगों के चरित्र को सकारात्मक अथवा नकारात्मक दिशा दे रहे हैं। इसके लिए कुछ आधुनिक लेखकों की रचनाओं या आधुनिक लेखकों का जिक्र भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और आज के दौर में साहित्य का कोई एक रूप नहीं है। काव्य गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, प्रिंट मीडिया है, वो भी कहीं ना कहीं साहित्य की भूमिका में है। सोशल मीडिया है, वो भी कहीं ना कहीं साहित्य की भूमिका में है या साहित्य का प्रदर्शन कर रही है। टेलीविज़न है, रेडियो है, क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो इन सब में आपको जहाँ जहाँ साहित्य पढ़ने को मिल रहा है और उससे जो जो सीखने को मिल रहा है, उसको आप अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ एक मॉडल देने की कोशिश की है कि अगर आप इस तरीके से निबंध लिखेंगे तो आपका निबंध बहुआयामी होगा, संतुलित होगा, अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमारा ये निबंध कैसा लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।